हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका OSG एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा और बैंकिंग में मुद्रा की परिभाषा देखेंगे। इसमें हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे मुद्रा का अर्थ, उत्पत्ति क्या है, मुद्रा की परिभाषा जो है वह प्रकृति के आधार पर किस तरह से दिए गए। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अर्थशास्त्रियों के अनुसार जो है मुद्रा की परिभाषा किस तरह से, यानी कि अर्थशास्त्री मुद्रा को किस तरह से परिभाषित करते हैं, उसे ही पूरा सोल्यूशन देखेंगे इसमें। तो आप लोग पूरा देखेंगे वीडियो। यहाँ देख सकते हैं अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा की परिभाषा है। पहला परिभाषा है निकल कर आया परंपरावादी परिभाषा है। परंपरा के अनुसार जो चल रही है उसे मान्यता दिया गया। इसमें कहा गया कि मुद्रा की परंपरावादी परिभाषाएं उनके कार्यों के आधार पर की जाती, यानी कि वे परिभाषा जो कि मुद्रा के कार्य के आधार पर की गई है उसे ही परंपरावादी परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है, फिर कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है हार्टले, विदर्स अर्थशास्त्री कौन कौन आते हैं उसे प्रोफेसर इमैनुअल कांट, केन्स और क्राउथर इसमें शामिल है परंपरावादी अर्थ परिभाषा के अंतर्गत। हिक्स के अनुसार देखिए मुद्रा क्या है, तो है कोई भी वस्तु जिसका मुद्रा की तरह प्रयोग किया जाता है वही मुद्रा है, यानी कि मुद्रा वह है। तो इसमें बोलेंगे कि मुद्रा वह है जो कि मुद्रा का कार्य करे। इसमें देखिए मुद्रा, तो मुद्रा इज इक्वल टू जो है करेंसी और मांग जमा को शामिल किया जाता है। करेंसी जो कि नीचे दिया गया नोट प्लस सिक्के, नोट जो है 5, 10, 20, 50, 100, 500, 2000 और सिक्के 1, 2, 4, 5 जो भी है। और मांग जमा, मांग जमा जो है वह बैंकों के पास जो जमा किए जाते हैं उसे शामिल किया जाता है। मांग जमा यहाँ देख सकते हैं लिखा गया कि वह जमा जिसे जो है बैंक द्वारा किसी भी समय में बैंक से निकलवाया जा सकता है उसे ही मांग जमा कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग दूसरा। तो यहाँ देख सकते हैं दूसरा है शिकागो दृष्टिकोण। पहला था परंपरावादी, दूसरा है शिकागो। इसमें इसका जो प्रतिपादन जो है शिकागो दृष्टिकोण का वह फ्रीडमैन द्वारा किया गया। शिकागो विश्वविद्यालय में फ्रीडमैन जो है अर्थशास्त्री उसके द्वारा। इसमें फ्रीडमैन के अनुसार देखें मुद्रा क्या है, तो मुद्रा का क्रय शक्ति का जो है अस्थायी निवास होता है, यानी कि मुद्रा क्रय शक्ति का अस्थायी निवास है। इसमें मुद्रा में क्या शामिल होता है, तो परंपरावादी जो परिभाषा था जिसमें था करेंसी प्लस मांग जमा, इसी को आगे बढ़ाकर इसमें एक और ऐड किया जाता है सावधि जमा, जो कि डाकघरों में जमा होते हैं, पोस्ट ऑफिसों में। तो आप लोग नीचे देख सकते हैं सावधि जमा क्या है, तो इसे नकद मुद्रा में जो है बिना किसी हानि के, बिना किसी असुविधा के तथा बिना किसी विलंब के, यानी कि देरी में, यानी कि ना कोई देरी के साथ, मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए, और इसे समय के साथ यानी कि बदल दिया जा सकता है। बिना हानि, बिना असुविधा, बिना विलंब के बदला जा सकता है। किस रूप में? मुद्रा के, नकद मुद्रा के रूप में। तो उसे ही सावधि जमा कहा जाता है, या डाकघरों में होता है सावधि जमा, डाकघरों में जमा किए जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग अब आगे गुर्ले तथा शो दृष्टिकोण। इस शो अर्थशास्त्री का नाम है। तो इसका अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, इसका प्रतिपादन गुर्ले तथा शो, SHAW शो ने अपनी पुस्तक का नाम है मनी इन अ थ्योरी ऑफ फिनेंस, यानी कि मुद्रा को चाहिए थ्योरी ऑफ फिनेंस, यानी कि वित्त की सिद्धांत में मुद्रा। तो इसमें मुद्रा में क्या शामिल किया जाता है, तो करेंसी, मांग जमा और सावधि जमा, तीन चीज़ तो पहले थे। किसमें थे पहले? अभी हम लोग देखे थे शिकागो दृष्टिकोण, उसमें थे तीन चीज़। इसमें एक और चीज़ ऐड कर दिया जाता है प्लस में, गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थों के ऋण पत्र, यानी कि बैंक के अलावा कोई भी अगर ऋण दिया जाता है, जैसे कि महाजन हो गए हैं और कुछ, और इसमें बचत जमा भी होता है, शेयर और बॉन्ड्स जो कि वर्तमान में होते हैं, शेयर बॉन्ड, उसे भी जमा किया जाता है। हम लोग पूरा देखेंगे शेयर और बॉन्ड क्या होते हैं आगे, मतलब चैप्टर वाइज जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो शेयर और बॉन्ड के बारे में भी पढ़ते चलेंगे आगे। इसमें चौथा जो है दृष्टिकोण है वह है केंद्रीय बैंकिंग, यानी कि जो कोई भी देश का केंद्रीय बैंक हो, हम लोग भारत का पढ़ रहे हैं तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में है। तथा रेड क्लिफ दृष्टिकोण, यानी कि सभी बैंकों में केंद्रीय बैंक और रेड क्लिफ दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा देखा जाए तो मुद्रा से अभिप्राय जो है विभिन्न साधनों द्वारा दी गई साख से है। विभिन्न साधनों के द्वारा अगर साख दिया जाता है तो उसे उस वस्तु को मुद्रा माना जाएगा। कुल साख को मुद्रा में शामिल किया जाता है, यानी कि कुल साख जो होता है, साख यानी कि ऋण होता है, उसे मुद्रा में शामिल किया जाता है, यानी कि ऋण जो दिए जाते हैं बैंकों के द्वारा वह भी मुद्रा कहलाते हैं।
इसे मुद्रा देखें तो मुद्रा इज इक्वल टू जो है वह करेंसी प्लस मांग जमा परंपरावादी दृष्टिकोण था, प्लस सावधि जमा शिकागो दृष्टिकोण था, प्लस गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के मध्यस्थों के ऋण पत्र जो है वह शेयर और बॉन्ड। अभी देखे थे यह कौन दृष्टिकोण था, तो गोरले तथा सौ दृष्टिकोण में आता है। फिर इसमें एक और ऐड किया जाता है जो है असंगठित क्षेत्रों की साख, तो यह मिलकर बन जाता है केंद्रीय बैंकिंग का दृष्टिकोण के अनुसार मुद्रा की परिभाषा। अब हम लोग देखते हैं उपयुक्त परिभाषा क्या है, यानी कि मुद्रा को वास्तविक रूप में क्या कहें। हम लोग तो पिछले वीडियो में देखे थे बहुत सारे, जो कि मुद्रा के परंपरावादी परिभाषा, मुद्रा की जो है अभी देखें आधुनिक परिभाषा यानी कि अर्थशास्त्रियों के अनुसार। लेकिन उतने सारे परिभाषा में आप मुद्रा को कहेंगे कैसे एक वर्डों में, तो इसका आंसर इसमें मिल जाएगा, मुद्रा की उपयुक्त परिभाषा। यानी कि कोई अगर पूछता है तो किस तरह से लिखना है या फिर बताना है। तो मुद्रा ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत रूप में जो है विनिमय के माध्यम, विनिमय का माध्यम मतलब होता है कोई मुद्रा देकर कुछ सामान खरीद लेना। जैसे कि आप लोग कहूँ गेहूँ खरीद लिए तो पैसा दे दिए, तो यह विनिमय का साधन माध्यम हो गया या फिर साधन हो गया। मूल्य के मापक, यानी कि कोई भी वस्तु का जो है महत्व यानी कि वैल्यू उसके कीमत के आधार पर लगाया जाता है कि यह 10 रुपये का है या 5 रुपये का है। तो इस तरह मूल्य का मापक होता है, यानी कि मूल्य को मापता है। ऋणों के अंतिम भुगतान, यानी कि कोई भी ऋण है उसका भुगतान आप मुद्रा में ही करेंगे। तथा मूल्य के संचय, मूल्य के संचय का मतलब है मुद्रा को जो है संचय के रूप में यानी कि जमा के रूप में रख सकते हैं। आप लोग घरों में रखते होंगे या फिर बैंकों में रखते, तो यह संचय है, इसका वैल्यू कभी भी घटता नहीं है। संचय मतलब है वह स्थिर रखता है मुद्रा के वैल्यू को, और स्थिर रखने में जो है आरबीआई सहायक होता है। तो मूल्य के संचय के साधन के रूप में जो है वह स्वतंत्र एवं सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है सभी चीज़ों में, यानी कि विनिमय में भी स्वीकार किया जाएगा, मूल्य के मापक में, ऋण के अंतर्गत अंतिम भुगतान में, और मूल्य के संचय में अगर उस वस्तु को स्वीकार किया जाता है तो उसे वस्तु को मुद्रा मान लिया जाएगा, यानी कि मुद्रा कहा जाएगा। आगे देखा जाए तो वेन ट्रोप के अनुसार देखा जाए उपयुक्त परिभाषा क्या है, तो सामाजिक दृष्टिकोण से जो है मुद्रा से अभिप्राय उन्हीं तरल परिसंपत्ति, यहाँ पे बताया नहीं जा रहा कि सिर्फ पैसा ही, कोई भी हो सकता है वह तरल संपत्ति हो। तरल यानी कि उसमें उतार चढ़ाव होते जाना चाहिए। तरल यानी कि उसे जिस वस्तु से बदला जाए वह उसी तरह बन जाए। जैसे कि अगर मान लें हम कोई गिलास है, हाँ, उसमें हम लोग पानी अगर डालते हैं तो पानी क्या होता है, गिलास का शेप ले लेता है। तो इसी तरह अगर मुद्रा है तो उसे अगर हम लोग आटा खरीदने जाए दुकान, तो वह आटा का शेप ले लेगा, यानी कि वह आटा में बदल जाएगा, तो यह तरल कहलाएगा। अगर हम गाड़ी खरीदने जाए तो वह मुद्रा गाड़ी के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो इसे ही तरल सब परिसंपत्ति बोला जाता है, जिससे हमें यूज कर सकते हैं। अर्थात करेंसी और बैंकों की मांग जमा से है, यानी कि मुद्रा का अभिप्राय किससे, तरल संपत्ति। तरल संपत्ति का मतलब क्या है, करेंसी और बैंकों की मांग जमा। तो हम बोले तो सामाजिक दृष्टिकोण से मुद्रा से अभिप्राय करेंसी तथा बैंकों की मांग जमा से है, जो कि किसी साधन पर, किसी स्थान पर जो विनिमय के माध्यम के रूप में चलन में हो, यानी कि वह तरल संपत्ति के रूप में होना चाहिए, जो कि करेंसी और बैंक की जमा होती है। करेंसी यानी कि लोगों के पास उपलब्ध मुद्रा को करेंसी कहा जाता है, और बैंकों में जमा मुद्रा को जो है बैंक जमा कहा जाता है, और डाकघरों में जमा मुद्रा को सावधि जमा कहा जाता है। तो करेंसी और बैंक की जमा जो है उसे स्वीकार किया जाना चाहिए, किस रूप में, विनिमय के माध्यम, यानी कि उसे लेन देन में स्वीकार किया जाता है, और वह चलन में है, यानी कि वह स्टॉक में नहीं है, प्रवाह में है। स्टॉक प्रवाह भी आप लोग 12 में पढ़ चुके हैं, तो उसे ही मुद्रा कहा जाएगा। तो आशा करता हूँ यह समझ में आप आ गया होगा आपको। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे शेयर जरूर कीजिए, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए।